Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you to EduSolis. So students, today I'll be starting with the fourth part of verbs, which is gerunds, participles and infinitives. I hope you all have watched the other three parts of verbs in which I have taught about linking verbs, helping verb, transitive and intransitive verbs and modals. Okay, before starting with the session, I request you to please subscribe our channel and hit the bell icon so that you don't miss out any of the important notifications whenever I upload the new video. Okay, so let's start with the session. So students, today first of all we will be understanding about gerunds. Okay, so gerunds आपका क्या होता है? Gerunds comes under in the category of non-finite verbs. Gerunds किसमें आता है आपका? Non-finite verbs की कैटेगरी में आता है. Okay. So before this we have already studied finite verbs. Transitive and intransitive verbs are finite verbs. So first of all you need to understand the difference between finite and non-finite verb. Okay, so you will better understand with this example. For example, if I write he works to earn money. ठीक है. So he works to earn money. As you can see there are two verbs. एक वर्क्स है और एक दूसरा है earn. अगर हम इसमें नंबर यानी सिंगुलर से प्लूरल कर देंगे तो आप देखोगे ये वाला जो वर्ब है चेंज हो जाएगा, बट दिस सेकेंड वर्ब इट विल नॉट चेंज. ओके, या फिर अगर हम टेंस में चेंज कर देंगे तो अगेन दिस वर्ब्स विल चेंज बट दिस सेकेंड वर्ब विल नॉट चेंज. देखिए फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स टू अर्न मनी. नाउ इफ आई चेंज द नंबर, इफ आई मेक इट एज अ प्लूरल फॉर्म एंड चेंज ही विद दे, सो आई विल राइट दे वर्क टू अर्न मनी. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. तो आपने देखा वर्क्स का वर्क हो गया बट ये वाला वर्क चेंज नहीं हुआ. तो हमने देखा हमने सिंगुलर का प्लूरल किया, चेंज हो गया. अब हम टेंस में चेंज करेंगे. सपोज हम पास्ट टेंस इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? ही का ही वर्कड आ जाएगा पास्ट टेंस में, बट ये सेम ही रहेगा, टू अर्न मनी. तो आपने क्या देखा कि आपने सिंगुलर का प्लूरल किया तब भी चेंज हो गया. पहला वाला वर्ब वर्क का वर्कड हो गया, इधर वर्कड हो गया, पर ये जो सेकेंड वर्ब है वो चेंज ही नहीं हो रहा. सिंगुलर का प्लूरल किया तब भी चेंज नहीं हुआ, और टेंस में चेंज किया, प्रेजेंट का पास्ट किया तब भी चेंज नहीं हुआ. तो ये वाला जो वर्ब है जो चेंज हो जाता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब, जो हमने ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़े थे. और ये वाला वर्ब है जो चेंज ही नहीं होता, ये आपका कौन सी कैटेगरी में आया? नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ. सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में आपके तीन वर्ब्स आते हैं विच आर जेरेंट्स, पार्टिसिपल्स एंड इन्फिनिटिव्स. तो आज की क्लास में हम लोग ये तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. तो आप इन सब में देखोगे कि ये वाला जो जेरेंट्स है, पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव है, दे विल नॉट चेंज विद द चेंज इन नंबर और चेंज इन टेंसेस. ठीक है, पहला आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. चलिए अब हम पहले आ जाते हैं जेरेंट पे. सो व्हाट इज जेरेंट? So gerund is a verb which end in ing form and it act as a noun. ये चीज याद रखनी है. gerund क्या होता है? ये होता verb का ही फॉर्म है बट इट एक्ट्स एज अ नाउन. नाउन की जैसे एक्ट करता है और इसको हम देखेंगे ing फॉर्म में हमेशा यूज होता है ये. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ मूवी. सजेस्टेड क्या है? आपका नॉर्मल फाइनाइट वर्ब है. इसमें आप दे करोगे तो मतलब पास्ट टेंस में इसलिए सजेस्टेड ही रहेगा, बट अगर ही सजेस्ट होता प्रेजेंट टेंस में तो दे का सजेस्ट हो जाता. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो ही सजेस्ट हो जाएगा. तो ये वाला तो आपका फाइनाइट वर्ब है, ये जो चेंज होता रहेगा. ये जो गोइंग है ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसमें जेरेंट्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव आते हैं. तो जेरेंट्स की हमने क्या आपको क्वालिटी बताई? एक तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा और दूसरा वो नाउन की जैसे एक्ट करेगा. तो ये क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है तो या तो ये जेरेंट हो सकता है या पार्टिसिपल हो सकता है. नॉन फाइनाइट जो इन्फिनिटिव है तीसरी कैटेगरी, वो नहीं हो सकती. इन्फिनिटिव में हमेशा क्या होती है वो भी हम अभी आपको जस्ट छोटे में बता दे रहे हैं, फिर अभी हम पूरा कंप्लीट में पढ़ेंगे. वो हमेशा टू प्लस वर्ब होता है. जैसे हम बोले आई वॉन्ट टू गो, आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, टू प्लस वर्ब में होता है. बट पार्टिसिपल्स और जेरेंट्स दोनों में आईएनजी फॉर्म आता है. तो या तो ये वाला गोइंग या तो जेरेंट्स होगा या पार्टिसिपल होगा. तो अब हम पहले जेरेंट्स के रूल्स देखेंगे फिर पार्टिसिपल्स के देखेंगे. तो हमने क्या बताया? जेरेंट्स क्या है? नाउन की जैसे एक्ट करता है.
नाउन की जैसे कौन से ऐड करते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन पूछना है वर्ब से व्हाट टू द वर्ब। अगर आप क्वेश्चन पूछो व्हाट का वर्ब से और अगर आपको आंसर मिल जाए तो वो मतलब क्या है, नाउन है। अगर आप वर्ब से व्हाट पूछो और आपको आंसर मिल रहा है तो वो क्या है, नाउन है। तो अगर आप इससे क्वेश्चन पूछो, उसमें वर्ब क्या था, सजेस्टेड है, सो ही सजेस्टेड व्हाट, आंसर मिल गया गोइंग आउट फॉर ए मूवी। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया, गोइंग क्या है, जेरेंड है। और अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि ही सजेस्टेड अ मूवी भी अगर लिखा होता तो भी वो करेक्ट हो जाता। अगर हमने सिर्फ लिखा होता ही सजेस्टेड अ मूवी तो भी वो करेक्ट हो जाता। इसका मतलब ये जो जेरेंड है पूरा गोइंग आउट फॉर अ मूवी, इसकी जगह पर हम सिर्फ एक नाउन से भी रिप्लेस इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा फ्रेज लिखने की जगह हम एक छोटा सा नाउन भी लगाएंगे तब भी वो करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर आप वर्ब जो मेन वर्ब है इसमें उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो व्हाट, तो आपको आंसर मिल गया ही सजेस्टेड व्हाट, तो आंसर मिल गया गोइंग आउट फॉर ए मूवी, तो फिर ये क्या है, जेरेंड है। ठीक है, शी अवॉइडेड व्हाट, स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, आईएनजी फॉर्म में है, वर्ब से व्हाट पूछा, आंसर मिल गया। ठीक है, कुकिंग इज माई हॉबी, व्हाट इज माई हॉबी, इज क्या होता है हमने पढ़ा था ऑलरेडी। इस केस में इज क्या है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है ना। आपने लिंकिंग वर्ब इज से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज माई हॉबी, आंसर मिल गया कुकिंग। अब देखिए ये दोनों ही केसेस में ये जो यूज हुए हैं गोइंग और स्लीपिंग, दे आर एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। और जो लास्ट केस में कुकिंग इज माई हॉबी, इसमें आपने व्हाट इज माई हॉबी करके पूछा, इस केस में ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। So gerund can act either as an object of verb or as a subject of verb, क्योंकि इसमें आप बाद में पूछ रहे हो ना he suggested what, तो verb का object है going, she avoided what, verb avoided का object है sleeping, इसमें subject है, आप इससे पूछ रहे हो what is my hobby, ठीक है ना, तो आपको आंसर मिल रहा है cooking। So gerunds can act both as a subject as well as an object of a verb। दूसरी चीज हमने देखी कि वो हमेशा ing फॉर्म में रहेंगे, और तीसरी चीज हमने ये देखी कि दे फंक्शन एज ए नाउन। तो जो जो रूल्स नाउन के लिए अप्लाई होते हैं वो सारे जेरेंड्स के लिए होंगे, वही सारे रूल्स अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ओके, सो रूल नंबर 1 सेज आफ्टर प्रेपोजिशन वी यूज जेरेंड्स। प्रेपोजिशन के बाद अगर हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखती है, ठीक है, तो वो जेरेंड होगी। ठीक है, देखिए आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग पेस्ट्रीज। चलिए अब हम इसमें आपकी एक और डाउट क्लियर करते हैं। जैसे सपोज ये लिखा होता he is swimming, क्या लिखा है, he is swimming। तो इस सेंटेंस में कौन क्या है आप बताइए मुझे। is आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और स्विमिंग क्या है आपका, मेन वर्ब है। ठीक है, इसमें स्विमिंग क्या है आपका, जेरेंड या पार्टिसिपल नहीं है, स्विमिंग क्या है, नॉर्मल मेन वर्ब है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप कहोगे कि ये जो आईएनजी वाले जो भी जेरेंड्स पार्टिसिपल्स, आप जितने भी आपने इधर भी एग्जांपल देखे ना स्टूडेंट्स, ये देखिए इन सब में आप देखोगे कि किसी में भी क्या है, इज एम आर वॉज वर नहीं यूज हुआ है, किसी में भी इज आर एम वॉज वर नहीं यूज हुआ है। तो अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आर एम वॉज वर, तभी वो जेरेंड या पार्टिसिपल होते हैं। अगर आपका आईएनजी फॉर्म के पहले इज आर एम वॉज वर इनमें से कुछ भी लग जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो तो मेन वर्ब है, फिर वो तो जेरेंड पार्टिसिपल है ही नहीं। ठीक है, तो एक ये रूल भी आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं पहले रूल पे। सो प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड आएगा, क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो क्या होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। और पार्टिसिपल्स किसके जैसे ऐड करते हैं, वो तो एडजेक्टिव के जैसे ऐड करते हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे। जेरेंड्स ही होता है जो नाउन की जैसे ऐड करता है। ओके, सो आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग पेस्ट्रीज, ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही है, और ये वाली आईएनजी फॉर्म विदाउट इज आर वॉज वर एम के आई है, तो या तो ये जेरेंड है या पार्टिसिपल है। अब क्योंकि साफ साफ मैंने रूल आपको बता दिया कि प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड ही आएगा। ठीक है, सो आपका ईटिंग क्या है, ईटिंग आपका जेरेंड है। ओके, आई एम सॉरी फॉर शाउटिंग लाउड,
फॉर प्रपोजिशन है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, इट इज योर जेरेंड। शी इज गुड एट डांसिंग, एट इज योर प्रपोजिशन, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, डांसिंग इज योर जेरेंड। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग न्यू सॉन्ग्स, इन क्या है आपका अगेन प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन होता है, तो लिसनिंग क्या है, जेरेंड है आपकी। ठीक है, आपने देखा इन सभी एग्जाम्पल में इज, आर, वॉज, वर, एम नहीं आया है, तो ये मेन वर्ब्स तो हो ही नहीं सकती, जेरेंड है पार्टिसिपल होगा, और प्रपोजिशन के बाद आया है तो जेरेंड ही होगा। ठीक है, चलिए, या आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, हमने क्या बताया था आपको, आप वर्ब से क्वेश्चन पूछो, सो आई एम फॉन्ड ऑफ व्हाट, तो भी आंसर मिल गया ना, ईटिंग पेस्ट्रीज, तो वैसे भी देख सकते हैं आप। सो रूल नंबर 2 सेज आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आल्सो वी यूज जेरेंड्स। जैसे अगर आप बोलते हो दिस इज माई पेन, ये हमने एक नॉर्मल सेंटेंस लिखा है, सो माई क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आया, नाउन आया, और जेरेंड्स क्या है, नाउन की जैसे एक्ट करता है। तो अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म दिखता है तो वो मतलब क्या है आपका, जेरेंड है स्टूडेंट्स। ओके, आया समझ में? देखिए, I did not like his laughing at me, his पॉजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आया, सो लाफिंग क्या है आपका, जेरेंड है। ठीक है, his working was appreciated by his boss, his is again your possessive adjectives, and after this we use the verb plus ing form, so this working is again your gerund. She objected to my coming late, उसने क्या ऑब्जेक्ट किया, माई कमिंग लेट। ठीक है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, कमिंग अगेन जेरेंड। वी सेलिब्रेटेड आवर टीम्स विनिंग, टीम्स की विनिंग, जीत उसकी सेलिब्रेट करी हमने अपने टीम की, विनिंग इज योर अगेन जेरेंड। रूल नंबर 3 says when we talk about an activity we use gerunds. It is not always true, but in most of the cases it is true. For example, I enjoy swimming, I enjoy reading books, I enjoy watching television. तो आप नॉर्मली भी देख सकते हो, I enjoy what पूछा, आंसर मिल गया नाउन स्विमिंग, इसकी जगह मैंने बताया आप इसको रिप्लेस कर सकते हो किसी भी नाउन से, I enjoy पेस्ट्रीज जैसे बताया। ओके, हॉर्स राइडिंग इज माई फेवरेट टाइम पास, तो हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, वॉचिंग टेलीविजन, ये सब एक्टिविटीज है, ये कोई पूरा एक प्रॉपर रूल नहीं है, जस्ट एक आपको और ज्यादा मतलब हेल्प करने के लिए है। ठीक है, बाकी जो रूल्स बताए थे वो आपको याद रखने, इस रूल को आप याद नहीं भी रखो लेकिन आप बाकी रूल से इसको यूज करो इन्हीं में सेंटेंसेस में, तो भी आंसर मिल जाएगा। जैसे वर्ब से व्हाट पूछ लो, व्हाट इज माई फेवरेट टाइम पास, तो भी आंसर मिल गया हॉर्स राइडिंग, तो हॉर्स राइडिंग इसमें क्या है, जेरेंड है। I love listening to music. I love what? Listening to music. And these all are activities as well. Swimming, horse riding, listening. Okay. Next, rule number 4 is very important, which says there are some verbs which are always followed by gerund, which is ing form. तो ये लिस्ट है कुछ verbs की जिनके बाद क्या है, हमेशा ही ing फॉर्म आता है, मतलब टू प्लस वर्ब नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, एडमिट, एंटिसिपेट, एक्नॉलेज, अवॉइड, कंप्लीट, कंसीडर, डेफर, डिले, डिनाई, इंजॉय, कीप, मेंशन, माइंड, रिस्क, रेकमेंड, रिज्यूम, सजेस्ट, अंडरस्टैंड। मतलब इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब होता है, जेरेंड और पार्टिसिपल आईएनजी होता है, ये हमने अभी शॉर्ट में आपको बताया। तो अगर हम लोग इसको उठाते हैं सजेस्ट को, सो ही सजेस्टेड, हमेशा आईएनजी आएगा वर्ब का, गोइंग आउट फॉर ए मूवी। ठीक है, ही सजेस्टेड टू गो आउट गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके बाद वर्ब की क्या है, आईएनजी फॉर्म आएगा, टू प्लस वर्ब नहीं आ सकता, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। आई इंजॉय, इंजॉय है इस लिस्ट में, यस, तो ये ऐसा वर्ब है जिसके बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आएगा, टू प्लस वर्ब नहीं आएगा। ये लिस्ट काम आएगी जब आप जेरेंड्स के साथ इन्फिनेटिव भी पढ़ लोगे, तो आपके माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको टू प्लस वर्ब यूज करना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, उसके लिए लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये याद कैसे होगी, आप इससे जितने ज्यादा सेंटेंसेस फ्रेम करो, हर एक से एक सेंटेंस फ्रेम कर लो। ही एडमिटेड कमिटिंग अ मिस्टेक, ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर लो। ही अवॉइडेड गोइंग टू द पार्टी, फिर ही रेकमेंडेड स्टडिंग लेट इन द नाइट,
कुछ भी, ही रिकमेंडेड वॉचिंग अ मूवी, तो कुछ भी आप क्या है इनसे सेंटेंसेस फ्रेम करो यूजिंग आईएनजी, तो आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, ही मेंशन्ड गोइंग टू दैट प्लेस, ही मेंशन्ड टू गो टू दैट प्लेस रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली आई एंजॉय टू टीच ऑनलाइन इज इनकरेक्ट, याद रखिए सुनने में तो लगता है कि सही है, ठीक है, आई एंजॉय टू टीच, आई एंजॉय टू टीच बिल्कुल गलत होता है स्टूडेंट्स, आई एंजॉय टू टीच इज इनकरेक्ट। एंजॉय के बाद कभी भी टू प्लस वर्ब की फॉर्म नहीं आती है, हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आता है, तो हमेशा आई एंजॉय टीचिंग ही होएगा। आई केप्ट, कीप, कीप डूइंग समथिंग होता है ना, कंटिन्यू डूइंग, सो आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर, आई केप्ट टू थिंक अबाउट हर नहीं आएगा। ठीक है, next tool number 5 says there are some phrases as well which are always followed by gerunds, तो ये कुछ phrases है जिनके बाद भी हमेशा ing फॉर्म यूज होगी वर्ब की, और टू प्लस वर्ब नहीं यूज होगा, टू प्लस वर्ब नहीं यूज होगा। ठीक है, हमेशा क्या यूज होगी, ing फॉर्म यूज होगी। देखिए, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग टू यू, ही इज अकस्टम्ड टू वर्किंग लेट इन द ऑफिस, ही इज अकस्टम्ड टू वर्क लेट नहीं होएगा, टू के बाद इसमें आईएनजी लगेगा हमेशा, ही इज अकस्टम्ड टू वर्किंग लेट। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग माई ओल्ड फ्रेंड, ही थ्रू अ पार्टी विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग हिज सोशल सर्कल, ही इज हैबिचुएटेड टू वेकिंग लेट इन द मॉर्निंग। तो ये जितने भी फ्रेजेस हैं इनके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी यूज होगी फॉर्म, ठीक है, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये आपके रूल्स हुए जेरेंट्स के। Now coming to our second topic which is participles. Okay, so now we will understand how participles are different from gerunds. So participle is a form of verb which act as an adjective. तो participles आपके भी ing फॉर्म में भी होते हैं जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं, और बाकी आपके पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल्स भी होते हैं जो ऑफकोर्स ing फॉर्म में नहीं होते। तो कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन इसी में होता है कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि जेरेंड है, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो आपने जेरेंड्स के सारे रूल पढ़ लिए कि प्रेपोजिशन के पास वर्ब की आईएनजी आई तो फिर जेरेंड है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब की आईएनजी आई तो जेरेंड है, या फिर जितने हमने एक लिस्ट आपको वर्ड्स की दी उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आई तो जेरेंड्स है, और ये सब रूल्स नहीं फॉलो हो रहे तो पार्टिसिपल्स है। और अदरवाइज पार्टिसिपल्स का भी अपना अलग एक रूल होता है, वो ये कि जेरेंड्स कैसे एक्ट करता है, जेरेंड्स एक्ट एज ए नाउन, बट पार्टिसिपल कैसे एक्ट करता है, पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। तो जैसे कि एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है वैसे ही पार्टिसिपल्स क्या है, नाउन को क्वालिफाई करेंगे। ओके, जेरेंड तो नाउन ही जैसे एक्ट कर रहे थे, बट पार्टिसिपल नाउन को क्वालिफाई करेंगे। ओके, so there are three types of participles, present participle, past participle and perfect participles। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक एक करके, एग्जाम्पल्स आपको बेटर वे में समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी एट द एंड ऑफ वर्ब, जैसे जेरेंड फॉर्म होता है बिल्कुल वैसे ही लगते हैं ये भी देखने में। और दूसरा इसमें क्या होता है, द एक्शन इज ईदर गोइंग और इनकम्प्लीट। परफेक्ट पार्टिसिपल्स में एक्शन क्या हो, कंप्लीटेड एक्शन होता है, बट प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है सो हियर एक्शन इज गोइंग ऑन। और दूसरा क्योंकि ये पार्टिसिपल है सो दे आर गोइंग टू एज एन एडजेक्टिव्स, वो सभी पार्टिसिपल्स के लिए चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या परफेक्ट हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनको। सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। ठीक है, तो पहले तो सीइंग के पहले एम इज आर वॉज वर नहीं है, तो इसका मतलब मेन वर्ब तो है नहीं। अब या तो ये जेरेंड होगी या पार्टिसिपल होगी। ओके, तो जेरेंड में व्हाट टू द वर्ब पूछ लेते थे, या फिर प्रेपोजिशन के बाद होता था या एडजेक्टिव के बाद होता था। तो इसमें कोई प्रेपोजिशन के बाद भी नहीं है, एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी नहीं, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट जैसे चालू हो रहा है, शुरू में है। तो हम लोग के पास एक ऑप्शन बचा कि हम लोग व्हाट टू द वर्ब पूछ लें। तो दूसरा वर्ब क्या है, रैन है इसमें। सो आपने इसमें पूछा व्हाट द थीफ रैन अवे, तो आंसर मिला नहीं ना, इसमें तो आपको पूछना पड़ रहा व्हाई द थीफ रैन अवे, तो आंसर मिला व्हाई का, व्हाट का आंसर नहीं मिला, तो जेरेंड तो है ही नहीं। अब पार्टिसिपल है कि नहीं उसके लिए इसको हमें चेक करना है कि वेदर इट इज क्वालिफाइंग अ नाउन और नॉट। सो वी विल चेक वेदर सीइंग इज क्वालिफाइंग अ नाउन और नॉट। तो सीइंग आपको चेक करना है, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे,
अब सीइंग किसके बारे में बात हो रही है? थीफ के बारे में। पुलिस को देखकर कौन भागा? थीफ ही तो भागा। तो सीइंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? इट इज क्वालिफाइंग अ नाउन, द थीफ। सो सीइंग इज एज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। तो सीइंग क्या है इसमें? वर्ब प्लस आईएनजी पार्टिसिपल है। सेकेंड, आई सॉ अ मैन कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। मैन इज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स होता नॉर्मली, अगर मैन इज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स होता, बाकी आगे कुछ भी, तब तो इज आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब और कैरिंग नॉर्मली हो जाता है मेन वर्ब। बट इसमें कैरिंग के पहले कोई इज आर वॉज वर एम तो आया नहीं है, बिकॉज आई सॉ अ मैन इज कैरिंग नहीं, आई सॉ अ मैन कैरिंग लिखा है मैंने। तो जेरेंट्स क्या आप रूल अप्लाई करके देख लो, नहीं आएगा। व्हाट आई सॉ अगर आप बोलोगे तब तो आंसर अ मैन आ जाएगा, कैरिंग तो नहीं आ रहा डायरेक्टली। तो अब कैरिंग देखो एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि कौन कैरी कर रहा है बास्केट ऑफ फ्रूट्स? मैन ही तो कैरी कर रहा है, तो ये मैन को क्वालिफाई कर रहा है नाउन। नाउन क्या है? मैन। इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? कैरिंग। सो कैरिंग इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। कैरिंग क्या है आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और देखिए ये थोड़े हार्ड लग रहे होंगे, अभी देखिए ये इजी लग रहा होगा आपको। हैव यू एवर सीन द शूटिंग स्टार्स? तो स्टार्स की क्या है? क्वालिटी बता रहे हैं। नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो शूटिंग स्टार्स कैसे स्टार्स है? शूटिंग स्टार्स है। तो इसमें तो साफ साफ एज एन एडजेक्टिव आपको दिख ही रहा है। सो शूटिंग इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। ये क्या है? पार्टिसिपल है आपका। आई ड्रैंक स्पार्कलिंग वाटर। वाटर की क्वालिटी बता रहे हैं, कैसे वाटर है? स्पार्कलिंग। स्पार्कलिंग वाटर है, तो स्पार्कलिंग क्या है आपका? एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, इट इज अ पार्टिसिपल। These are revolving chairs. These are revolving chairs, जो घूमती है। चेयर्स क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो रिवॉल्विंग क्या है? अगेन आपका पार्टिसिपल है। ठीक है, तो जो इस टाइप के होते हैं सेंटेंसेस, उसमें तो इजी होता है स्टूडेंट्स को ढूंढना, नाउन के जस्ट पहले आ गया। इन सेंटेंसेस में थोड़ा सा उनको कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि ये नाउन के जस्ट पहले नहीं आता। बट आपको ध्यान से सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये जो वर्ब आईएनजी यूज हो रहा है वो हो तो इसी नाउन के लिए रहा है ना। सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। तो थीफ किसको देखकर भागा? पुलिस को। तो सीइंग की एक्टिविटी कर कौन रहा है? कर तो थीफ ही रहा है ये एक्टिविटी, देखने का काम। ओके, चलिए पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल है तो अगेन दे विल एक्ट एज एन एडजेक्टिव, बट दे रिप्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन और स्टेट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, ड्रिवन बाय हंगर शी स्टोल अ केक फ्रॉम बेकरी। सो ड्रिवन बाय हंगर शी, ड्रिवन किसके लिए यूज हुआ है? हंगर से कौन ड्रिवन है? शी। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है ड्रिवन। तो ड्रिवन इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव विच इज क्वालिफाइंग योर प्रोनाउन शी। तो ड्रिवन क्या है? पार्टिसिपल है। इरिटेटेड बाय जॉन शी शाउटेड एट हिम। ठीक है, जॉन से इरिटेट हुई और फिर उसने उसके ऊपर शाउट किया। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में या तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में था या फिर वो इमीडिएट एक्शन था। इसमें क्या है? ये आपका एक्शन हुआ पहले और फिर ये नेक्स्ट एक्शन हो रहा है। पहले वो इरिटेट हुई और फिर उसने शाउट किया। ठीक है, पहले उसको भूख लगी और फिर उसने केक को चोरी किया। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में इमीडिएट हो रहा था, सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, पुलिस को देखते ही थीफ भाग गया। बट इसमें क्या है? पहले एक एक्शन होता है फिर दूसरा होता है। ठीक है, आपको ऐसे समझना है। तो ये कंप्लीटेड सेट ऑफ एक्शंस है। इरिटेटेड बाय जॉन शी शाउटेड एट हिम। अब कौन इरिटेट हुआ? शी अगेन। सो इरिटेट किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और ये क्या है आपका? पास्ट पार्टिसिपल है। इट इज अ केस ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। कैसी अपॉर्चुनिटी? जो अपॉर्चुनिटी हमने मिस कर दी है। इट्स अ केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सो सामने सामने ये तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, लॉस्ट, ये क्या है आपका? पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। दीज आर द ब्रोकन चेयर्स। कैसी चेयर्स है? चेयर्स नाउन है, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, ब्रोकन। आई बॉट अ पेंटेड मग। मैं कैसा मग लाया? पेंट किया हुआ मग लाया। मग क्या है? नाउन है, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, एडजेक्टिव की जैसे यूज हो रहा है ये वर्ब। अब आप देखो ना, सब वर्ब ही तो है। ब्रेक क्या है? वर्ब है, उसका ब्रोकन बना है। पेंट करना वर्ब है, उसी का पेंटेड बना है। लूज खो देना वर्ब ही है। ठीक है ना, इरिटेट होना वर्ब है, तो उसी से ये सारे वर्ड्स बने। ड्राइव क्या है? वर्ब है, उससे ये वर्ड्स बने, ड्रिवन, इरिटेटेड, लॉस्ट, ब्रोकन एंड पेंटेड। So these all are verbs, but they are acting as adjectives. Okay. Perfect participles are formed by adding the word having. इसमें भी क्या होता है? इसमें भी एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट होता है, या एक इवेंट के पहले एक इवेंट हो चुका है
बट इसमें आप देखोगे हैविंग वर्ड आ जाता है, ठीक है। सो हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू स्लीप, मैंने अपना काम खत्म कर लिया और फिर मैं सोने गई, ठीक है। फिनिशिंग माई वर्क आई वेंट टू स्लीप नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप तुरंत इमीडिएट एक्शन होता है, इसमें आप एक एक्शन कंप्लीट के बाद दूसरा एक्शन होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल्स दोनों में ही, ठीक है। तो मैंने अपना काम खत्म किया और आई वेंट टू स्लीप, तो अगर हैविंग फिनिश्ड इस तरीके से है, ठीक है, तो ये क्या है? आपका परफेक्ट फॉर्म है। हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, हम लोग ने पहले रेस्ट किया और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करी। हैविंग रिसीव्ड द एनोनिमस कॉल शी गॉट वरीड, तो आप देख रहे हो सभी में हैविंग फिनिश्ड ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? आई को, आई प्रोनाउन है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव जैसे ही काम कर रहा है। हैविंग रेस्टेड किसको कर रहा है क्वालिफाई? वी को। हैविंग रिसीव्ड एनोनिमस क्लॉज शी गॉट वरीड, तो आपने दो रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ये एडजेक्टिव जैसे काम कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई भी कर रहा है। हैविंग रिसीव्ड द कॉल शी गॉट वरीड, कौन वरीड हुई? शी वरीड हुई। शी कब हुई? हैविंग रिसीव्ड, तो हैविंग रिसीव्ड किसके लिए यूज हुआ है? शी के लिए, तो एज एन एडजेक्टिव भी काम कर रहा है और साथ में ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल्स है जिसमें हैविंग यूज हुआ है, ठीक है। चलिए अब लास्ट पे आ जाते हैं अपने किस पे? इन्फिनिटिव्स पे। आपको आई होप जेरेंट्स और पार्टिसिपल्स के सारे रूल्स क्लियर हो गए। जेरेंट्स नाउन की जैसे एक्ट कर रहे थे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स की जैसे यूज कर रहे थे, हमने बहुत सारे एग्जांपल से भी देख लिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कौन से टॉपिक पे? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव वर्ब इज एसेंशियली द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद द वर्ड टू इन फ्रंट ऑफ इट। इनमें आईएनजी फॉर्म नहीं होता, जैसे आई वॉन्ट टू गो, सो आई वॉन्ट गोइंग नहीं होता ना, आई वॉन्ट टू गो, तो टू प्लस वर्ब यूज हो रहा है, तो ये क्या है? इन्फिनिटिव है। जैसे हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल देखा था, ही वर्कड हार्ड टू अर्न मनी, ठीक है, तो टू प्लस वर्ब इज योर इन्फिनिटिव, ओके। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, ओके। टू फाइंड क्या है? टू प्लस वर्ब, तो ये क्या है? आपका इन्फिनिटिव है। आई लाइक टू रीड बुक्स, I like to read books, so to plus verb infinitive. He works hard to earn his living, ठीक है, टू प्लस वर्ब। She went out to play with her friends, ये सब आपके क्या है? इन्फिनिटिव्स हैं। To be a doctor is my dream, ये भी है, टू प्लस बी का फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है अगेन, जैसे हमने जेरेंट्स में लिस्ट देखी थी कि कुछ वर्ब्स थे जिसके आगे हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होता था, वैसे ही कुछ ये लिस्ट है, देयर आर सम वर्ब्स व्हिच आर ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनिटिव्स एंड नॉट जेरेंट्स, मतलब इनके बाद इन सभी वर्ब्स के आगे टू प्लस वर्ब आएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकता है। तो आपको अगेन ये लिस्ट भी दिमाग में रखनी है। वो कैसे याद होगी? आप सेंटेंसेस फ्रेम करोगे तो होगी। अग्री, आस्क, डिसाइड, डिजर्व, एक्सपेक्ट, गेट, होप, इंटेंड, लर्न, मैनेज, नीड, थ्रेटन, वेट, वांट, वॉलंटियर, ऑफर, प्लान, प्रॉमिस, रिफ्यूज, सीम, स्ट्रगल। देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई अग्री टू गो आउट विद हिम, अब हम इसके ऐसे नहीं लिख सकते, आई अग्रीड गोइंग आउट विद हिम इज इनकरेक्ट। अग्री इसमें है लिस्ट में, वैसे जेरेंट्स की कुछ लिस्ट है, जैसे एंजॉय, तो वैसे हमने बताया था आई एंजॉय टू टीच, गलत है, आई एंजॉय टीचिंग ही आएगा, वर्ब प्लस आईएनजी। वैसे ये कुछ वर्ड्स है जिनके आगे टू प्लस वर्ब ही आएगा, तो आई अग्रीड है, अग्रीड के आगे आईएनजी नहीं आएगा, टू प्लस वर्ब ही आएगा, ओके। सो आई अग्रीड टू गो आउट विद हिम। आस्क है, आई आस्क्ड टू कम विद मी, आई आस्क्ड कमिंग विद मी नहीं होगा। शी डिसाइडेड टू स्टडी, शी डिसाइडेड स्टडिंग, गलत है, ठीक है। तो ऐसे आप भी इनके साथ सारे सेंटेंसेस बनाइए। मैनेज है इस लिस्ट में, यस, सो आई मैनेज के साथ हमेशा टू प्लस वर्ब आएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। आई मैनेज टू कन्विंस हिम, ही एक्सपेक्टेड टू विन द मैच, ही एक्सपेक्टेड विनिंग द मैच नहीं होता है, ही एक्सपेक्टेड टू विन द मैच। शी रिफ्यूज्ड टू गो देयर, शी रिफ्यूज्ड गोइंग देयर नहीं होता है। शी स्ट्रगल्ड टू कम आउट ऑफ द पूल, शी स्ट्रगल्ड कमिंग आउट नहीं होएगा, ओके। सो ये इन सब के आगे आपकी वर्ब के साथ टू फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होता, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं ये वाले जिन पे आप जेरेंट्स भी यूज कर सकते हो और इन्फिनिटिव भी, मतलब इनके आगे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हो और टू प्लस वर्ब भी यूज कर सकते हो और इनका मीनिंग चेंज नहीं होगा,
ठीक है, इनके आगे आप चाहे जेरेंड लगाओ चाहे वर्ब की टू फॉर्म लगाओ, इनका मीनिंग नहीं चेंज होगा। सो देयर आर सम वर्ब्स व्हिच कैन बी फॉलोड बाय ईदर जेरेंड और इन्फिनेटिव विद नो चेंज इन द मीनिंग। So you can use either a gerund or an infinitive and there will not be a change in its meaning. For example, like, love, hate, एक ही जैसे याद हो जाएंगे तो like, love, hate। फिर prefer और ये जैसा begin, continue, start, इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है, लगभग continue का नहीं होता, लेकिन begin, start, continue। एंड can't bear और can't stand एक जैसा होता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब है जिनके आगे आप ing लगा दो, to लगा दो, एक ही बात है, दोनों यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट स्टार्टेड टू रेन भी सही है और स्टार्टेड रेनिंग भी सही है, ठीक है। शी बिगैन टू कुक फूड भी सही है, शी बिगैन कुकिंग फूड भी सही है। आई लव टू ईट चॉकलेट्स भी सही है और आई लव ईटिंग चॉकलेट्स भी सही है, ठीक है ना। तो लाइक, लव, हेट, प्रेफर, बिगिन, कंटिन्यू, स्टार्ट, कांट बियर, कांट स्टैंड। आई कांट बियर वॉकिंग इन द रेन, आई कांट बियर टू वॉक इन द रेन, ठीक है ना, मतलब मैं नहीं टॉलरेट कर सकती हूँ रेन में चलना, ठीक है ना। तो इन सारे वर्ब्स में आप क्या है, इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो और जेरेंड्स भी। ओके स्टूडेंट्स, तो इंपॉर्टेंट लिस्ट थी अगेन। अब नाउ next, last thing, there are some verbs which can be followed by either a gerund or infinitive but change in it the meaning. So now this is the list of verbs जिनके आगे आप gerund भी लगा सकते हो और verb भी infinitive भी लगा सकते हो, but उनकी meaning change हो जाएगी। मतलब to remember और remember to do और remember doing this, दोनों का अलग meaning होता है। मतलब remember के आगे आपने टू प्लस वर्ब लगाया, मतलब आई रिमेंबर टू डू इट अलग चीज हो जाती है और आई रिमेंबर डूइंग इट, इन दोनों का क्या है, मीनिंग चेंज हो जाता है। आप लगा दोनों चीज सकते हो, टू डू भी और डूइंग भी, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। ओके, सो दीज आर द वर्ब्स व्हिच कैन बी फॉलोड बाय ईदर जेरेंड और इन्फिनेटिव बट देयर विल बी अ चेंज इन द मीनिंग। ओके, सो हम देखेंगे क्या मीनिंग में चेंज होता है। दिस इज द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट लिस्ट। So first of all we will see this verb remember. So यहाँ पर in this left hand side I have taken the example of infinitive and in the right hand side I have taken the example of gerund. So if remember is to be used with to plus verb, अगर infinitive जैसे यूज करना है तो उसका मतलब क्या होता है, you remember to do before you did it, मतलब आपने कोई टास्क किया, आपको याद था वो करने से पहले। और जेरेंड में रिमेंबर डूइंग का मतलब क्या होता है, रिमेंबर टू डू मतलब हुआ कि मुझे याद था इसलिए मैंने वो काम कर लिया था। और रिमेंबर डूइंग का मतलब क्या होता है कि मैंने वो काम पास्ट में किया था और अब मैं उस चीज को याद कर रही हूँ, ठीक है। आई रिमेंबर मीटिंग हिम द फर्स्ट टाइम, तो इसका मतलब मैं उससे मिली थी पहली बार और वो मुझे अभी भी याद है। आई रिमेंबर्ड टू मीट हिम, इसका मतलब मुझे याद था उससे मिलना इसलिए मैं उससे मिली, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब इन्फिनेटिव मतलब मुझे याद था वो मैंने काम किया, और जेरेंड में रिमेंबर के बाद आईएनजी मतलब मैंने वो काम किया और अब मैं उस चीज को याद कर रही हूँ। देखिए एग्जांपल, आई रिमेंबर्ड टू सेंड द फाइल्स बट आई मिस्ड वन डॉक्यूमेंट, मुझे याद था फाइल भेजना तो मैंने भेज दी बट एक डॉक्यूमेंट मैंने नहीं भेजा, आई मिस्ड दैट। बट जेरेंड में आई रिमेंबर सेंडिंग द फाइल्स, मुझे याद है कि मैंने फाइल्स भेजी थी। ओके, सो यू कैन सी देयर इज अ चेंज इन द मीनिंग। नेक्स्ट, आई रिमेंबर्ड टू लॉक द डोर, मुझे याद था डोर लॉक करना और मैंने डोर लॉक कर दिया। आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, मुझे याद है कि मैंने डोर लॉक किया था, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, मुझे डोर लॉक करना याद था, मुझे जब मैं मुझे निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले मुझे अपना डोर लॉक करना याद था, तो टू करके यूज हुआ, ठीक है ना। टू प्लस वर्ब आया टू लॉक, और जहां अगर हमने रिमेंबर के बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाया, इसका मतलब है मुझे याद है मैंने वो किया था, सो आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। वैसे इन सारे वर्ब्स में डिफरेंस है। अब देखिए, फॉरगेट को अगर इन्फिनेटिव जैसे यूज करते तो क्या मीनिंग होता है, जेरेंड जैसे यूज करते तो क्या मीनिंग होता है। सो यू फॉरगॉट टू डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, मतलब जैसे आपको रिमेंबर का था कि आपको रिमेंबर था वो काम याद करना, तो आपने किया, वो इन्फिनेटिव में था। फॉरगेट में क्या है, आप भूल गए जो आपको करना था, ठीक है, आप वो दरवाजा लॉक करना भूल गए उस समय।
और जेरेंड में क्या है, यू फॉरगेट व्हाट यू डिड इन द पास्ट। रिमेंबर में अभी आपको याद है जो आपने किया, और फॉरगेट में जेरेंड में आप अभी आपने किया होगा वो पहले, बट अभी आपको वो चीज याद नहीं आ रही है प्रेजेंट में। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए, आई फॉरगॉट टू लॉक द डोर, मैं डोर लॉक करना उस समय भूल गया। आई फॉरगेट लॉकिंग द डोर, आर यू श्योर आई डिड इट, मैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने डोर लॉक किया था कि नहीं, तुम श्योर हो मैंने किया था। ओके, सो मुझे अभी नहीं याद है, जैसे आई रिमेंबर में था कि आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, मतलब मुझे याद है मैंने किया था। ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। सो आई फॉरगॉट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना भूल गया। आई विल नेवर फॉरगेट मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं उससे पहली बार मिला था। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस है। तो अगर फॉरगॉट के बाद टू लॉक आएगा तो ये मतलब है कि मैं वो काम करना भूल गया उस समय, और फॉरगेट के बाद अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी यानी जेरेंड में, इसका मतलब है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने वो काम किया था कि नहीं किया था। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस इन द मीनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्ड रिग्रेट। तो रिग्रेट अगर इंफिनिटिव जैसे यूज होता है तो उसका मतलब है आई एम सॉरी दैट आई हैव टू से सो, मुझे दुख है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है। ठीक है, और जेरेंड मतलब आईएनजी फॉर्म यूज होता है रिग्रेट के बाद, तो इसका मतलब है कि मैं सॉरी फील कर रही हूं कि मैंने वो काम किया था। ओके, एग्जाम्पल में देखिए, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर फ्रेंड हैड पास्ड अवे। ठीक है, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, जब आप किसी को कुछ नोटिस देते हो इन्फॉर्म करते हो तो ऐसे बोलते हो ना, आई रिग्रेट टू टेल यू, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, आई रिग्रेट टू बेट, तो वही चीज है इसमें कि मतलब मुझे कहना पड़ रहा है उसके लिए मैं सॉरी हूँ। ओके, तो आप टू करके यूज करते हो, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि आपका फ्रेंड मर गए। और जेरेंड में कब यूज करते हो कि भाई मुझे अब गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने वो काम किया था। सो आई रिग्रेट बाइंग दैट चीप फर्नीचर, गिल्टी क्या मतलब मुझे सॉरी फील हो रहा है कि भाई वो मैंने क्यों बेकार सा फर्नीचर खरीदा। आई रिग्रेट टू टेल यू दैट यू आर फायर्ड, मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि तुम जॉब से निकाल दिए गए हो। आई रिग्रेट शाउटिंग एट यू, भाई मुझे दुख है कि मैंने तुम पर चिल्लाया। ठीक है, तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर क्या है, आप सॉरी फील कर रहे हो क्योंकि कुछ काम आपने पहले किया था, आई रिग्रेट शाउटिंग एट यू, मैंने तुम्हारे ऊपर चिल्लाया उसका भी मुझे खेद है। और यहाँ पर क्या है कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ओके, तो आपने देखा दोनों में क्या है डिफरेंस है मीनिंग में। नेक्स्ट स्टॉप का देखते हैं क्या है डिफरेंस। सो इन्फिनेटिव में जब यूज होता है तो मतलब होता है यू स्टॉप और टेक अ ब्रेक टू डू समथिंग, आप रुके आपने कुछ काम किया। और आईएनजी में यू स्टॉप डूइंग समथिंग दैट इज नॉट नीडेड, आप वो काम पहले करते होंगे बट आपने वो काम करना छोड़ दिया। यहाँ पर क्या है, आप रुके और आपने कुछ काम किया, यहाँ पर है कि आपने वो काम करना छोड़ दिया। देखिए, आई स्टॉप्ड टू बाय सम फ्रूट्स एज आई वाज हंग्री। ठीक है, मैं कहीं जा रहा था और मैं रुका रास्ते में और मैंने फल खरीदे। ठीक है, सो यू टेक अ ब्रेक टू डू सम एक्टिविटी, सो आई स्टॉप्ड ऑन माय वे टू बाय सम फ्रूट्स। इसमें क्या है, मैंने कोई काम छोड़ दिया। सो यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। ओके, लेट्स स्टॉप टू हैव अ लंच, चलिए अब हम लोग ब्रेक लेते हैं या रुकते हैं लंच करने के लिए। प्लीज स्टॉप वॉचिंग टेलीविजन, ये काम करना छोड़ दो। ओके, सो आप देख रहे हो देयर इज अ डिफरेंस इन मीनिंग। नेक्स्ट लास्ट, गो ऑन। गो ऑन में भी आप आईएनजी और टू दोनों यूज कर सकते हो। ट्राई मैंने एक छोड़ा है आपके लिए, तो आप ट्राई का मेरे को इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों कमेंट करके बताइएगा, बाकी मैंने सब कुछ एक एक चीज कवर करी है। चलिए लास्ट देखते हैं गो ऑन। सो गो ऑन में अगर इन्फिनिटिव यूज होता है तो मतलब क्या है, यू गो ऑन टू डू आफ्टर यू कंप्लीट समथिंग, मतलब एक काम आपने कंप्लीट किया उसके बाद आपने दूसरी चीज स्टार्ट करी। जेरेंड में आईएनजी का मतलब है यू कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग, यू गो ऑन स्पीकिंग। ठीक है ना, यू गो ऑन डूइंग द सेम मिस्टेक। ठीक है, इसका मतलब आप सेम चीज करते चले जा रहे हो। और इसमें इन्फिनिटिव का मतलब क्या है कि पहले आपने एक चीज करी और अब आप दूसरी चीज करने को बैठ गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी गो का पास्ट हो गया वेंट ऑन। ठीक है, सो शी वेंट ऑन टू एक्सप्लेन द सेकेंड चैप्टर आफ्टर फिनिशिंग द फर्स्ट वन, तो वो पहले उसने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया और फिर वो गई दूसरा चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए, तो टू एक्सप्लेन आया। ठीक है, शी वेंट ऑन टू स्पीक अबाउट द डिसएडवांटेजेस आफ्टर स्पीकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या, आप कंटिन्यूसली एक ही चीज करो। विदाउट अ पॉज शी वेंट ऑन टॉकिंग,
तो इसमें अगर वेंट ऑन के बाद वर्ब या एनजी फॉर्म आई, इसका मतलब आप वो कंटिन्यूसली वो काम कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंसेस थे इन सारे वर्ड्स में। आई होप आपको क्लियर हो गए। एक ट्राई और है जिसमें आप ट्राई टू डू भी हो सकता है एंड ट्राई डूइंग भी हो सकता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको जेरेंड्स, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव्स, इनके सारे रूल्स क्लियर हो गए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बट यस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको भी इससे बेनिफिट होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।